देखिए देखिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके बीसीए का 2017 का क्वेश्चन पेपर। उसमें ऑफ जो सबसे पहले अगेन जो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, लाइक इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। तो देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन को आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टेबल होगा तो उसमें सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा कि वो बाइजेक्शन फंक्शन होना चाहिए। अगर वो फंक्शन बाइजेक्शन नहीं है तो उसका इन्वर्स कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या माना है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन है, वो क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर बाइजेक्शन फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो 1 1 ऑन 2 होगा। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ये 1 1 ऑन 2 है, तो ये आपका एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक ऐसा फंक्शन चाहते हैं जो बी से ए में डिफाइन है। ओके, और वो बी से ए में इस तरह से डिफाइन है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो बदले नहीं। लाइक यहाँ 1 की वजह से अगर 4 आया था तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 4 की वजह से 1 आना चाहिए। तो ये फंक्शन अगर मान लीजिए जी है, तो ये आपका फंक्शन जो है ये ए से बी डिफाइन था, तो हमने इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या बोल दिया, एक फंक्शन जी बोल दिया जो आपका बी से ए डिफाइन है। तो ये जो फंक्शन जी होगा ये एफ के लिए क्या होगा, इन्वर्स होगा। और इसी जी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो हमने यहाँ क्या बोला है कि लेट एफ ए टू बी इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। देन द फंक्शन जी बी टू ए which associate each element y belongs to b to a unique element x belonging to a। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन दैट फंक्शन यानी ये जो जी आपका फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द फंक्शन और द इन्वर्टेबल फंक्शन। सेकेंड आपको बोला है डिफाइन रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज का मतलब जैसे अपन ने प्रीवियस पेपर में भी इसको डिस्कस किया था कि रेंज का मतलब हमारे लिए क्या होता है। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन अगर ए से बी में डिफाइन है, तो ये जो ए होता है ये आपका डोमेन होगा, और ये जो बी होता है ये आपका कोडोमेन होता है। ओके, अगर आपने इसी फंक्शन को मान लीजिए इस तरह से आपको समझना है, मान लीजिए ये फंक्शन आपका 1 2 3 है, यहाँ आपका 4 5 6 है जो ए से बी डिफाइन है। ओके, तो अगर हम इसको इस तरह से अगर रिलेट करते हैं, लाइक 1 2 की वजह से 4 आ रहा है और 3 की वजह से 5 आ रहा है, तो 4 5 6 दीज आर कॉल्ड कोडोमेन, बट 4 एंड 5 दीज टू इज कॉल्ड ओनली रेंज। ओके, तो रेंज को अपन सिंपल से क्या डिफाइन करेंगे, वो सारे के सारे आउटपुट्स जो किसी इनपुट की वजह से आए हैं। आपने कुछ इनपुट रखा और इनपुट की वजह से जो जो आउटपुट आ सकता है, उन आउटपुट्स को अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यूज। रिजल्टिंग यानी जो आपका आउटपुट आता है, रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y। जैसे अगर आपने इस फंक्शन को इस तरह से बोला है कि आपने फंक्शन को डिफाइन इस तरह से किया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए ये आपका फंक्शन है। ओके, तो इस फंक्शन में आपका ये जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये जो y होगा ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे इस x को सिंपली हम डोमेन बोलेंगे और इस y को हम सिंपली रेंज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए ऑफ आई जे एम इंटू एन। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो, तो ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स में जो भी रो एंड कॉलम है उनको आप क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। लाइक इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने से जो भी आई यानी रो, जे यानी कॉलम, तो रो और कॉलम के जो भी एलिमेंट है उनको स्वैप कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, जे आई, और जो एम इंटू एन है ये आपका क्या बन जाएगा, एन इंटू एम। ठीक है, और इट इज़ मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑफ टी। तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब हमें क्या करना है, उसकी सारी की सारी रो को कॉलम बना देना है या फिर कॉलम को रो बना देना है। दैट इज सिंपली कॉल्ड ट्रांसपोज। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स। देखिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, जैसे यहाँ पे एज ए रिलेशनशिप हमने बोला है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा बी, या सॉरी लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे जो आपके लिए आइगन वेक्टर्स हैं, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, वेक्टर मीन्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक वेक्टर क्वांटिटी निकालने वाले हो जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बट इस वेक्टर को निकालने के लिए आपको जिस स्केलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो हमारे लिए आइगन वैल्यूज कहलाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि मान लीजिए ये आपके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है AX, तो इस AX में ये जो आपका X है, इसके x के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे ये जो x होता है जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपका आइगन वेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो लैम्डा है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज पे आपके अलग अलग वेक्टर्स जनरेट होंगे, तो ये जो आपका लैम्डा है यहाँ पे, ये आपका आइगन वैल्यूज बन जाता है, ठीक है। तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंगली आइगन वैल्यूज़ के लिए आपके अलग अलग आइगन वेक्टर्स आते हैं, पहला चीज़। और दूसरा, अगर आप डिफरेंस पूछा तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आइगन वैल्यू जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर आप आइगन वैल्यूज़ निकालोगे हमेशा यूनिक होगा, बट आइगन वेक्टर जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है यूनिक हो, वो डिफर भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर्स भी पॉसिबल है कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आइगन वैल्यूज़ के लिए। तो आपको डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस में आप पहला ये मेंशन कर सकते हो कि आइगन वेक्टर इज जस्ट अ वेक्टर क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, एंड आइगन वैल्यू इज सिंपली ए स्केलर क्वांटिटी ड्यू टू विच वी कैन जनरेट द आइगन वेक्टर। और सेकेंड डिफरेंस आप ये मैंशन कर सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। और आइगन वेक्टर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स। ये आपको बोला है राइट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एज यूजुअल ये पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी मैं ये तो लिख देता हूँ कि अगर आपको सर्कल का अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होता है x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ पे जो आपका x1 y1 है ये आपका सर्कल का सेंटर होता है, और ये जो r है ये आपका रेडियस होता है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आपसे पूछा है राइट श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ओके। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए हमारा जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करें कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट आपको बोला है डिफाइन डिस्पर्शन। तो देखिए डिस्पर्शन को सिंपली अगर आप समझना चाहो बहुत ही सिंपल वर्ड में, तो डिस्पर्शन का मतलब होता है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन मतलब चेंजेज। जैसे सिंपली हम लोगों ने अगर मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाला था, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए ये आपके पास में 7 वैल्यूज़ है, तो अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हो तो जो भी आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा सेंटर के अराउंड लाई करता है, बट हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो इसके बीच में कहीं पे भी वेरी हो जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पे भी वेरी हो जाए, तो दैट वेरी यानी वेरिएशन इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ओके। Like this, statistical dispersion means extent to which numerical data is likely to vary about an average value, okay। या in other word, dispersion helps to understand the distribution of the data। यही तो हो रहा है, like अब हम ये बोल रहे हैं कि इन वैल्यूज़ के बीच में आप कहीं पे भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली कॉल्ड डिस्पर्शन और वेरिएशन। नेक्स्ट राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, ओके। द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड इज इक्वल टू free median minus 2 mean, okay। this is the relationship। और formula wise अगर आप लिखना चाहो तो we know that the symbol mod is represented by z, median is represented by m and mean is represented by x bar। तो ये आपका एक फॉर्मूला भी है जिस पे और भी न्यूमेरिकल बन सकता है, आप इसे याद रखिएगा। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। नेक्स्ट आपको दिया है डिफाइन परमुटेशन। तो परमुटेशन में हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि परमुटेशन इज द arrangements of objects which
डिपेंड ऑन द ऑर्डर। ओके अगर आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर आप उन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहो तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन, बट व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज डिपेंड ऑन द ऑर्डर, क्योंकि अगर यही अगर ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता तो दैट टाइप तो द अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। बट हमें परमुटेशन डिफाइन करना है, तो परमुटेशन में हमेशा दो चीज़ें याद रखना। पहला, परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है। किस तरह का अरेंजमेंट? जिसमें ऑर्डर की वजह से आपका सारा का सारा अरेंजमेंट बदल जाएगा। ओके नेक्स्ट आपसे पूछा है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन लॉ हम लगाते क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है टू टास्क एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर आपके कोई भी दो टास्क क्या हो रहे हैं, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं और साथ में अब उनकी डिपेंडेंसी है या नहीं है वो चीज़ें हमें पता करनी होती है। तो इसीलिए अगर हमें दो टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उनको निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम दो तरह से उनकी कंडीशन देते हैं कि वो जो दोनों टास्क हैं वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास मान लीजिए ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आफ्टर दैट आपको क्या निकालना है, उनके लिए मल्टीप्लिकेशन लॉ लिखना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? इंटरसेक्शन। तो ए एंड बी, और उसके लिए हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या आएगा? पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा है तो भी आप इसी रूल को फॉलो कर सकते हो एज इट इज़। लाइक अगर मान लीजिए तीन इवेंट्स आपके पास आ गए, ठीक है, अगर वो आपके लिए इंडिपेंडेंट है तो भी आप क्या कर सकते हो? इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, और यही चीज़ अगर आपका इंडिपेंडेंट नहीं होकर डिपेंडेंट है तो उस सिनेरियो में अगर हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज मल्टीप्लिकेशन यानी एंड। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? ए का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दैट इज अ नोटेशन बी बाय ए। दैट नोटेशन इज सिंपली कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले तो ए का प्रोबेबिलिटी निकलेगा और ए की प्रोबेबिलिटी के बाद हम बी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ए के होने की वजह से बी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा, इफेक्ट पड़ रहा है तभी तो डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसे ही अगर मान लीजिए तीन इवेंट आपके पास आ गए, मान लीजिए आपके पास तीन इवेंट है और वो क्या है? डिपेंडेंट है, तो कैसे लिखेंगे? पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में फर्स्ट हो गया तो फर्स्ट हो गया, उसके बाद में सेकंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट भी हो गया एंड सेकंड भी हो गया, देन थर्ड इवेंट का प्रोबेबिलिटी। ओके, तो दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट देखिए, ये आपका पार्ट 2 है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि प्रूव दैट f x to y and g y to z are वन वन फंक्शन, देन g o f is also a वन वन फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले मे बी यू अवेयर विद दैट कि क्या होता है वन वन फंक्शन। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन f है जो x से y में डिफाइन है, अगर ये वन वन है तो देखो हमारा कंडीशन क्या होता है? हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में x1 x2 दो एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करते हैं? x से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है तो हमारी कंडीशन क्या होगी? अगर ये वन वन है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो दिस इज द ऑब्लिगेशन और द कंडीशन फॉर अ वन वन फंक्शन। ओके, अब हमें क्या दिया है कि हमारा एफ है वो भी वन वन फंक्शन है, मतलब सबसे पहले गिवन है वो स्टेटमेंट आप लिख दीजिए। आपका गिवन स्टेटमेंट है एफ है वो एक्स से वाई, जी है वो आपका वाई से जेड है। देन उस कंडीशन में जो आपका जी ओ एफ होगा वो कहाँ से डिफाइन होगा? एक्स से जेड डिफाइन होगा। ठीक है, ये क्या है? ये आपका वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो हमें f और g ये दोनों गिवन है, वन वन फंक्शन है। ओके, तो अब हम जी ओ एफ को प्रूव करेंगे तो हमारा प्रूव का स्टेटमेंट कैसे चलेगा? देखिए अब हम सबसे पहले अगेन क्या मानने वाले हैं यहाँ पे कि हम पहले मानेंगे कि लेट x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग टू सेट x। फिर हमारे लिए जी ओ एफ हमें प्रूव करना है, तो जी ओ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स टू। ठीक है, यहाँ से हमने चल लिया। फिर अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताइए। अब देखो इसको मैथमेटिकली जी ओ एफ को आपको लिखना आता है, कैसे लिखते हैं? जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। अब यहाँ से
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f(x1) इक्वल टू f(x2)। ऐसा क्यों लिखा? तो देखिए यहाँ देखिए सिंपली होता क्या है, यहाँ पे आपका फंक्शन लगा हुआ है ना, इसको आप ऐसे नोट करो, यहाँ पे आपका फंक्शन लगा हुआ है दोनों में। अगर ये 1 1 होंगे तो यहाँ जो भी फंक्शन होता है ये आपका डिसअपियर हो जाता है और ये वाली दोनों चीज़ें बनती है, यही बनती है। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ तो देखो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज जी मेरे लिए क्या है 1 1 है, ठीक है, क्योंकि वो तो गिवन है ना। आपका g अगर 1 1 फंक्शन है इट मीन्स यहाँ g से g को आप कैंसिल आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब अगर आपके पास f(x1) इक्वल टू f(x2) लिखा हुआ है तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते x1 इक्वल टू x2? क्यों? क्योंकि आपके लिए यहाँ पे f भी तो 1 1 है, ठीक है, तो f है तो यहाँ से भी। तो देखो हमने क्या माना, ये हमारे स्टेटमेंट था और यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम यहाँ से फाइनली क्या कह देंगे, सो g(of) इज ऑल्सो ए 1 1 फंक्शन। ओके, ये लीजिए। नेक्स्ट आपको दो मैट्रिसेस दिया गया है और एक थर्ड मैट्रिसेस डी पूछा है। रिलेशनशिप आपको क्या दिया है, a प्लस 2b माइनस डी इज इक्वल टू 0, या फिर अगर आपको d निकालना है तो d का मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ से d का मतलब a प्लस 2b ही तो हुआ, तो आपको a तो दिया गया है, 2b आप निकाल लीजिए। तो देखो a प्लस 2b कैसे निकलेगा, तो a प्लस 2b आपका निकलेगा, यहाँ तो आपका a एज इट इज रख दीजिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 2 और b आपको कितना दिया है वो यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब देखो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, दिस इज 1 3 2 एंड 4 2 5 प्लस, अब ये स्केलर अंदर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। होप्स यू अवेयर विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना आएगा, माइनस का 1 3 8 0 12 एंड 7। तो ये आपका क्या आ गया, a प्लस 2b, और a प्लस 2b ही तो आपका d है, यही तो पूछा है, तो दैट इज आंसर। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, थर्ड पोर्शन इज नॉट इन योर सिलेबस क्योंकि ये वाला चैप्टर हट चुका है, तो इसको मैं भी हटा देता हूँ। फाइनली आपको क्या पूछा है, इसका मीडियन निकालना है। तो देखिए जैसा कि आपने देखा होगा 18 और 19 के पेपर के सॉल्यूशन में मीडियन तो मोस्ट प्रोबेबली आपके हर एक पेपर में आ रहे हैं। तो अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको x दिया गया है और f दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फाइनली ठीक है। तो ये आपकी सीरीज कैसी है, पहले तो देखो गलती नहीं करनी है। देखो अगर आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको देखते ही आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरह का सीरीज है, ये तो डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज का अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम, दैट इज अ फॉर्मूला। तो बस इसके लिए अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें CF निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आप CF निकाल लीजिए। तो CF निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 8 देन 18, यहाँ से आपका कितना आएगा 29, और यहाँ से कितना आएगा 45, यहाँ से फिर कितना आएगा 65 90 105 114 एंड फाइनली 120। ओके, तो यानी यहाँ से जो आपका n आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, 120 + 1/2th आइटम, यही होगा। तो 120 को जब आप 121 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 60.5, ये आपके पास आएगा। अब 60.5 का हमें क्या करना है, या तो एग्जैक्ट या इससे जस्ट बड़ा वैल्यू CF में सर्च करना है। तो वो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से वो आपको मिलेगा 65, ठीक है। तो यहाँ 65 के जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका x का वैल्यू कितना है, 5 ना। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, जो भी हमारा मीडियन आएगा वो कितना आएगा, दैट इज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि आपको प्रूव करना है कि n p n-1 का जो वैल्यू होता है वो np
n के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हमें जानते हैं कि एन पी आर अगर हमें सॉल्व करना है तो उसका वैल्यू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके क्लियर, ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। अब जब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है, एन पी एन माइनस वन। अब यहाँ हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन और फाइनली द फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल विच इज एन फैक्टोरियल। ओके, अब हम इसका राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है एन पी एन, और एन पी एन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल एंड एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। और एज वी नो, ऑल वी नो, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, वन, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से फाइनली कंक्लूजन आपका क्या आ रहा है कि जो भी आपका एल एच एस है वो किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर। ठीक है, यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक, नेक्स्ट, ये आपका थर्ड पार्ट है। ओके, जिसमें आपके सब्जेक्टिवली लार्ज प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए क्या बोला है, आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया है एफ आर टू आर, जिसकी डेफिनेशन आपको दिया गया है 2x+3। ऐसे आपको एक दूसरा फंक्शन दिया है जी आर टू आर, जिसकी डेफिनेशन आपको क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए ये चीज़ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कोई भी दो फंक्शन अगर आपके पास है तो उसके साथ आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवीजन कीजिए। आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसका बस एक ही कंडीशन होता है कि उसमें जो भी f का डोमेन और g का डोमेन है वो दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर आपका f का और g का दोनों का डोमेन अगर कॉमन है तो आप क्या कर सकते हो, ये तीन कंडीशन लगा सकते हो। फोर्थ के लिए बस एक एडिशनल रूल ये होता है कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दिस इज़ फॉर फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर आप इसको गौर से देख रहे हो तो देखो क्या समझ में आ रहा है, f का डोमेन भी आ रहा है और g का डोमेन भी आ रहा है, मतलब दोनों का डोमेन कॉमन है। और अगर दोनों का डोमेन कॉमन है तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना है, अगर हमें f प्लस जी एक्स निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स एज यूजल। ओके, आपको एफ एक्स कितना दिया है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्री, और जी एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सॉल्व करो कितना आता है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस टू। ओके, दिस इज योर एफ प्लस जी। और f प्लस जी के साथ ही आपको एक वैल्यू और पूछा है, तो ये भी अगर अपन निकालेंगे, अगर हमें f प्लस जी माइनस थ्री निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ आप क्या रख दीजिए, वहाँ माइनस थ्री रख दीजिए। तो कितना आएगा ये, माइनस थ्री स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ माइनस थ्री प्लस टू। तो दिस इज 9 प्लस टू 11 माइनस सिक्स यानी 5। ओके, और सेकंड आपको क्या पूछा है, f इंटू जी। तो अगर आपको इसी में अगर f इंटू जी एक्स निकालना है तो अगेन क्या करना है, दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट कर दीजिए। और दोनों फंक्शन का अगर प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे एफ एक्स आपको कितना दिया गया है, 2x प्लस थ्री, और जी एक्स आपको कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब आपको फर्दर अगर ब्रैकेट्स खोलने हैं तो ओके यू डू इट, आप ये ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हो। और साथ में अब हमें क्या पूछा गया है कि f इंटू जी के अंदर अगर अपन x की जगह 5 रखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख दीजिए। तो देखिए कितना आएगा, ये 13 आएगा और ये आपका कितना आएगा, ये आपका 24 आएगा। ठीक है, तो होप सो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। दैट इज़ वेरी इजी। बस यही एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि ये दोनों के दोनों जो आपके डोमेन है बस वो कॉमन होने चाहिए, और वो अभी तक आपके एग्जाम में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आया है, ज़्यादातर इसके डोमेन कॉमन ही होते हैं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपको दिया है डिफाइन इक्वल फंक्शंस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शंस दैट आर इक्वल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, टू फंक्शंस f and g are called equal functions
इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन अगर इक्वल फंक्शन है तो उनका कंडीशन क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि जो भी आपका एफ का डोमेन है वो आपका इक्वल होना चाहिए जी के डोमेन के। दूसरा आपका कोडोमेन, जो भी आपका एफ का कोडोमेन है वो आपका इक्वल होना चाहिए जी के कोडोमेन के, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आपकी क्या होती है, एफ एक्स आपका बराबर होना चाहिए जी एक्स के फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, ठीक है। तो अगर आपके लिए कोई भी दो फंक्शन अगर आपने इक्वल करने हैं तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है दोनों फंक्शन का डोमेन बराबर होना चाहिए, दोनों का कोडोमेन बराबर आना चाहिए और दोनों की रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसने एग्जांपल पूछा है तो देखो मैं आपको ईजी सा एग्जांपल ही समझा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल के एग्जांपल्स तो फिर आपको फंक्शंस का पूरा थ्योरी आना चाहिए। जैसा कि आपको एक फंक्शन ए आपको दिया है 1 2 और बी आपको मान लीजिए दिया है 3 6, ठीक है। अब आपने दो फंक्शंस डिफाइन किए, मान लीजिए पहला फंक्शन आपने ए से बी डिफाइन किया है जिसका डेफिनेशन आपने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा फंक्शन आपने जी ए से बी डिफाइन किया है जिसका डेफिनेशन आपने मान लीजिए दिया है 3x, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले तीनों कंडीशन, तो तीनों कंडीशन में पहले दोनों का डोमेन बराबर होना चाहिए। तो देखो दोनों में ए कॉमन है, अरे यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है तो दोनों का डोमेन सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दोनों का कोडोमेन भी सेम है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई, दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड कंडीशन कैसे चेक करेंगे, डोमेन से। लाइक आप यहाँ पे सबसे पहले डोमेन का वैल्यू 1 रखिए तो कितना आएगा आपके पास में 1 स्क्वायर 2 यानी 3, ओके। सेम यही वैल्यू आप जी में रखिए तो जी में देखिए कितना आएगा 3 इंटू 1 यानी 3। तो यहाँ से देखिए आपका F1 और G1 बराबर नहीं आ रहा, समझ में आ रही है थर्ड कंडीशन। ऐसे ही अब आपको सेकंड कंडीशन में आपको 2 दिया गया है तो अगर आप पे 2 रखोगे कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी 6। ऐसे अगर आप जी में 2 रखोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3 इंटू 2 यानी 6। तो देखिए यहाँ से भी आपका F2 और G2 बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर क्लैरिटी मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है, इसको अलग से समझा रहा हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए 9 रख दिया, ठीक है। तो ये दो कंडीशन तो देखो वैलिड है, ओके। लाइक इसका डोमेन अभी भी ए है, कोडोमेन अभी भी बी है, लेकिन जैसे आप थर्ड वैल्यू की बात करोगे, यहाँ पे मान लीजिए अब आपने एफ में 3 रखा, तो जैसे ही आपने एफ में 3 रखा अब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो देखो 3 स्क्वायर प्लस 2 कितना आ रहा है 11, और जैसे ही आपने जी में 3 रखा ये कितना आ रहा है 3 इंटू 3 यानी 9। तो देखो यहाँ पे देखो आपका F3 जो आ रहा है वो G3 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे दोनों में अगर 3 और 9 ऐड कर दूंगा ना तो ये फंक्शन इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपके थर्ड कंडीशन का मतलब जो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि शो दैट ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये कैसा फंक्शन है, ये आपका बाइजेक्शन फंक्शन है। तो देखिए बाइजेक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों ही प्रूव करने पड़ेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन R2R है, बाइजेक्शन प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम सिंपल से क्या प्रूव करेंगे कि गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 का कंडीशन सिंपल से हमने क्या सीखा कि हमारा f अगर R2R है और हमारा गिवन फंक्शन fx कितना है, वो हमारे पास x³ प्लस x है, ठीक है। तो चलो 1 1 की कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले दो एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं x1 x2 जो किससे हैं, इसके डोमेन से यानी R से। अब हमारा एजम्पशन कैसे चलेगा कि लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ओके। अब f(x1) का वैल्यू यहाँ पे x की जगह आप x1 रखोगे तो x1³ प्लस x1, और यहाँ पे कितना आएगा x2³ प्लस x2, ठीक है। अब आप क्या करो, जो भी आपका RHS है वो लेफ्ट साइड में ले आइए। तो आप इसे लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिख दिया।
अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और होप सो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अच्छे से आता होगा, आता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या आएगा, ए माइनस का बी एंड देन ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए x1 x2 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास में x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब मैथमेटिकली आपको पता है ये दो नंबर है, और कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो x1 माइनस x2 तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो टर्म आपको दे रखा है, ये जो टर्म आपको दे रखा है, ये मैथमेटिकली ये वाला कभी भी 0 होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे ना, तो एवरी टर्म इज़ पॉजिटिव। अरे आप खुद बताइए, लाइक पहला वैल्यू 2 है, दूसरा वैल्यू 2 है, तीसरा वैल्यू 3 है, मान लीजिए चौथा वैल्यू 4 है। अब ये चारों के चारों वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या नेगेटिव हो सकती है, सॉरी क्या है, 0 हो सकती है। अगर किसी भी वैल्यूज़ के रिजल्ट को आपको 0 बनाना है तो उसमें कम से कम एक वैल्यू तो नेगेटिव हो, या तो सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाला 0 कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x1 इक्वल टू x2, और ये तो चाहिए हमें। अगर हमने क्या सीखा कि अगर हम 1 फंक्शन प्रूव करते हैं तो वहाँ पे हमें यही तो प्रूव करना होता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब इसी में हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू, ठीक है। तो अगर हमें ऑन टू प्रूव करना है तो ऑन टू में हम सिंपल से क्या मानते हैं कि जो हमें फंक्शन दे रखा है, हमारा फंक्शन कितना है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और इसका हमें कोडोमेन कितना दे रखा है, इसका हमें कोडोमेन दे रखा है आर, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें अगर इसे ऑन टू प्रूव करना है तो हमें इसका रेंज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब सिंपल सा हमारा रूल क्या होता है कि जो भी आपकी ओड पॉलिनोमियल होती है उसका रेंज हमेशा आर होता है, दैट इज द रूल, ठीक है। ऑड पॉलिनोमियल हैव रेंज एज आर, ठीक है, उसका रेंज हमेशा आर होता है। तो यानी इसका मतलब इसका रेंज भी कितना आ गया, इसका रेंज भी कितना आ गया आपका आर। तो रेंज भी आर है, कोडोमेन भी आर है, तो इसका मतलब आपका रेंज किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के। और अगर आपका रेंज और कोडोमेन बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। तो ये ऑन टू भी हो गया और 1 भी हो गया, और कोई भी फंक्शन जो 1 और ऑन टू दोनों होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्टिव फंक्शन। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगेन सिंपल, आपको बाइसेक्टिव का ही दिया है, तो चलो ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या बोले, ये आपका एक फंक्शन है जो R डिफाइन है, और जहाँ पे आपका fx कितना दे रखा है आपको 2x माइनस 3। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टिव है। तो बाइसेक्टिव के लिए तो अभी भी बस सिंपल सा रूल जो सीखा है उसको एज इट इज़ लगा दीजिए। पहले 1 मानना है, तो 1 में सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, 2 एलिमेंट ले लेना है। कहाँ से ले लेना है, डोमेन से। डोमेन क्या है R। फिर हम क्या अजम्पशन करते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2। ओके, तो यहाँ पे x की जगह आप x1 रख दीजिए, तो 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये तो चाहिए था, अरे ये हमें अजम्पशन करना और ये आना चाहिए, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। इसी को आपको ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको y मानना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको fx कितना दिया है 2x माइनस 3, और कोडोमेन कितना दिया है बताइए, कोडोमेन आपको दिया है R। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि अगर इसका रेंज भी R आ गया तो अपना काम हो जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन दिया गया है पहले उसे y के बराबर अजम्पशन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब जो y इक्वल टू है उसे x इक्वल टू में बना लो, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस 3, और x कितना आ जाएगा और y प्लस 3/2। तो अब यहाँ पे कुछ भी अनडिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसका रेंज कितना आ जाएगा R, ठीक है। तो इसका रेंज भी R, कोडोमेन भी R, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका बाइसेक्टिव हो गया। अब हमारा रूल क्या है, अब इसका f इन्वर्स भी निकालना है। तो हमें कंडीशन पता है ना कि वी कैन फाइंड इन्वर्स
ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यानी जो भी आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा हम इन्वर्स सिर्फ उसी का निकाल सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया क्या है, ये बाइजेक्टिव है। तो अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो उसमें वही तरीका हमारा कि लेट y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा एफ एक्स, वाई इक्वल टू आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री, ट्वाइस ऑफ एक्स कितना आ गया वाई प्लस थ्री, एक्स कितना आ गया वाई प्लस थ्री बाई टू। अब आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट, तो x की जगह एफ इनवर्स एक्स रख दीजिए और y की जगह x रख दीजिए, दैट इज योर फंक्शन। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया गिवन फंक्शन का इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स दिया है, आपको बोला है कि प्रूव करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका रिजल्ट ए टी ऑफ ए जो है वो आपका किसके बराबर है, वो आपका I2 के बराबर है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, तो हमें जो दिया गया है, हमें ए तो दिया गया है, क्या दिया गया है ए हमें दिया गया है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालना आता है ना, कि ये जो रो वाली टर्म है इसको आप कॉलम बना के लिख दो, ये लीजिए, ये क्या आ गया, ये इसका हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब ट्रांसपोज आ गया तो अब हमें जो प्रूव करना है उसकी बात करें, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए ऑफ टी। तो ए ऑफ टी इंटू ए, ये हमें सॉल्व आउट करना है। तो देखिए ऑर्डर का ध्यान रखना, क्योंकि पता है ना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अगर आपने ऑर्डर बदल दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ कॉस से कॉस करोगे तो यहाँ आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब सेकंड वाले को इससे करोगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये आपका कितना आ रहा है यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो होप्स आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपने क्या सीखा, आपने सीख रखा है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का वैल्यू होता है 1, ये आपका 0 बन गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। तो क्या आ गया, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो इसको कैसे लिखते हैं I2, I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2। तो आपको ये तो प्रूव करना था, ओके। तो दैट इज आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको ये वाले वैल्यू निकालना है। तो देखो आपको अगर ये निकालना है तो सबसे पहले आपको a - 2i निकालना पड़ेगा, तो हम वो निकाल लेते हैं पहले। तो कितना आएगा 4 2 -1 और 1 -2 एंड i फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, ये आपका 4 2 -1 और 1 आ गया, प्लस यहाँ से आप क्या कीजिए -2 को अंदर ले जाइए। तो -2 को अंदर लोगे तो ये रिजल्ट आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, यानी इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 2 2 -1 एंड -1, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यानी 4 - 2 आपका 2 आ गया, 2 + 0 आपका 2 आ गया, -1 + 0 आपका क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब आपको सेकंड का निकालना है a - 3i। तो 4 2 -1 और 1। अब देखिए -3i को मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना, अब -3 को डायरेक्ट ही अंदर ले जाता हूँ, और आपने ऊपर वाली स्टेप में मैंने पूरा करके दिखा रखा है। इसको जब आप ऐड करो कितना आएगा 1 2 -1 एंड -2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो क्या आएगा 2 2 -1 -1 1 2 -1 -2, ठीक है। चलो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, तो कितना आएगा, देखो यहाँ से आएगा 2 -2, ठीक है,
इसको करो कितना आएगा 4 माइनस 4, इसको करो कितना आएगा -1 प्लस 1, इसको करो कितना आएगा -2 प्लस 2। तो आप देखिएगा सारा रिजल्ट क्या आ रहा है 0। ठीक है, यानी सारा रिजल्ट आपका क्या आ रहा है 0। सारे 0 मतलब ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया आपका 0 मैट्रिक्स। तो यानी इसका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, इसका रिजल्ट आपके पास आएगा आपका 0 मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए ये आपका एक डिटर्मिनेंट दिया है जो आपको प्रूव करना है। तो चलो देखिए डिटर्मिनेंट लिख लें सीधा। देखिए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपका x कॉमन आ रहा है, सेकंड में y कॉमन आ रहा है और थर्ड में z कॉमन आ रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप ये पहले कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये आपका ऐसा बचेगा, यहाँ से y कॉमन लोगे तो ये आपके पास में क्या बचेगा 1 y और y स्क्वायर और ये आपका 1 z एंड z स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी आपको किसी भी रो या कॉलम में अगर रेगुलर 1 दिख रहे हैं तो क्या करना होता है 0 बनाना होता है। तो आप इस कॉलम पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यानी जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसको बदल दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम की जगह क्या लिख दीजिए C1 माइनस C2 और ऐसे सेकंड कॉलम की जगह क्या लिख दीजिएगा C2 माइनस C3। ओके, तो यहाँ से अब आपका आंसर कितना आएगा, ये तो आपका एक्स वाई जेड आ ही रहा है, ये आएगा 0 एक्स माइनस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, अगेन 0 और वाई माइनस का जेड y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड देन 1 z एंड z स्क्वायर। ओके, अब देखो ये तो आपका एक्स वाई जेड है ही। अब आप फर्स्ट कॉलम को देखिए, यू नो दैट ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो इसी की वजह से आपके फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई। तो फर्स्ट कॉलम से हम एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं और सेकंड में से वाई माइनस जेड को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ये, ठीक है, यहाँ आपके पास ये और ये आपके पास बच गया ये वाला। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए इसे एक्सपैंड कर दीजिए फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो। तो इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ। तो ये आपके पास में एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस का जेड। अब एक्सपैंड करोगे तो 0 माइनस 0 प्लस यहाँ तो 1 आना ही आना है, यहाँ पे आपके पास आएगा वाई प्लस जेड और यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई। और पूरा सॉल्व करोगे देखिए ये तो एक्स वाई जेड था ही, एक्स माइनस वाई था, ये वाई माइनस जेड है और इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हुआ वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया आपका जेड माइनस एक्स एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके, दैट इज योर प्रूफ। देखिए अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्रेमर रूल। और देखो अभी तक आपने देखा होगा क्रेमर रूल का क्वेश्चन 18 में और 19 में तो था ही था, अब 17 में भी आए हुए हैं। तो क्रेमर रूल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है क्रेमर रूल में, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है। ओके, तो Ax इक्वल टू बी, तो क्या आएगा 1 1 1 2 माइनस 6 माइनस 1 3 4 2। ठीक है, और x मतलब आपके वेरिएबल्स और इक्वल टू में जो भी आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है डेल्टा, जो क्या होता है ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी किसी भी बच्चे को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। तो आप इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना आएगा 11। अब आपको डेल्टा 1 निकालना है, तो डेल्टा 1 का मतलब क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम को इससे एक्सप्लेन रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे डेल्टा 2 का मतलब सेकंड से रिप्लेस कर दीजिए। और डेल्टा 3 का मतलब थर्ड से रिप्लेस कर दीजिए।
ठीक है। तो ये सारे के सारे डिटरमिनेंट आपको निकालने हैं और होप सो आपको सारे डिटरमिनेंट आते होंगे। तो ये आपका आएगा माइनस का 88, ये आपका आएगा माइनस का 77 और ये थर्ड वाला आपके पास आएगा 286। ठीक है। अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कि एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 यानी माइनस का 88 अपॉन 11 यानी माइनस का 8। वाई का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो ये कितना आएगा आपके पास में, माइनस का 77 अपॉन 11 यानी माइनस का 7। ठीक है। और z हमारे पास कितना होता है, डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 286 अपॉन 11 यानी 26। ठीक है। और वो क्रॉस चेक करना मैंने आपको सिखाया ही था। लाइक अगर आप फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड यानी 11 आना चाहिए। तो आप इन तीनों को जोड़ो, तो x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करो, माइनस का 8 माइनस का 7 प्लस 26। तो माइनस का 15 प्लस 26 करो, कितना आएगा, 11 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दैट इज योर राइट आंसर। ओके। ये फिफ्थ वाला तो अभी जो नया वाला यूनिट है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो मैं इसको तो अभी स्किप कर देता हूँ। ठीक, देखिए 6 आपको क्या दिया है, 6 आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको मीन का पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर हमें मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा एक्स टाइम ऑफ एन। ठीक है। जहाँ पे आप इसे अगर आई में रिप्रेजेंट करते हो तो आई इक्वल टू 1 to n, यही होता है मीन का फॉर्मूला। तो अब आपको किसका मीन निकालना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। तो फर्स्ट एन का अगर निकालोगे तो एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह आप फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिख दीजिए। तो कितना आएगा, यही आएगा 1 to n। ठीक है। और अपॉन n। अब यहाँ से आपको पता होगा कि 1 से लेके n तक नंबर का अगर हम सम करते हैं तो ये कितना आता है, आपके पास आता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप x बार निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 और ये नीचे आपका n है तो ये 2n। तो n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, n प्लस 1/2। तो ये आपका क्या आ गया, ये तो आपका आ गया मीन। दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो दूसरा आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो होप सो आपको आता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा रूट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है। ये आपके पास आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लगाए थे वो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। ये यहाँ पे आई का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 to n। तो इस वाले को मैं क्या रखूँगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन n। ये आपका पहला वाला ब्रैकेट हो गया। माइनस दूसरे वाले में क्या रखा है आपको, 1 to n। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन n। ये आपका दूसरा वाला ब्रैकेट आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसलिए इसका रूट आ गया। अब देखो अगेन, जैसे आपको ये वाला फॉर्मूला पता है वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 से n तक नंबर के स्क्वायर्स का सम कितना होता है। तो अगर आपके इनका स्क्वायर्स का सम निकालोगे तो कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये देखिए दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर ये दो फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो अब यहाँ पे रखो, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 6n और माइनस, अब ये वाला पार्ट सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का ये होल स्क्वायर होता है, सॉरी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट आपने वैसे अलग से भी सॉल्व कर रखा है, या फिर से लिख देता हूँ चलो, n प्लस 1 अपॉन 2n और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो n से n तो कैंसिल आउट चला गया। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस यहाँ से भी आपका n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका कंप्लीट रूट आ गया। ठीक है। तो
अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों रूट्स में से हमारे पास में n+1/2 कॉमन आ रहा है। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में 2n+1 3 और यहाँ से क्या बचेगा n+1/2। ठीक है, ये इसका रूट। तो सॉल्व करो n+1/2, 6 आपका एलसीएम आ जाएगा और ये क्या है 4n+2 माइनस का 3n-3। ठीक है, ये आपका टर्म आ गया यहाँ से। तो n+1/2 यहाँ पे आपका 6 है और ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा n-1, ये इसका रूट आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो अब आपके पास कितना आने वाला है, देखो अब आप इसको देखो a+b एंड a-b क्या हो जाएगा a² - b² तो n² - 1/12 का रूट। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इसी में अगर आपको मान लीजिए वेरिएंस पूछा होता तो वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है n² - 1/12। ठीक है, दैट इज योर आंसर। देखिए इसी के सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, आपको ये जो सीरीज दिया गया है इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं। और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब इसका आपको मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो देखो इसमें आपके लिए डेटा आपका बड़ा है तो आप इसको डायरेक्ट निकालने से ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप इसको किससे करो, आप इसको अज्यूम मेथड से करो। ठीक है, और होप सो आपको अज्यूम मेथड आता होगा। तो देखो क्या करते हैं अज्यूम मेथड में, वो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। ये वैल्यूज़ क्या काफ़ी बड़ी आएंगी। जैसे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे x निकालना पड़ेगा, तो हम पहले x निकाल देते हैं। तो अगर इसका x निकालने कितना आएगा 15 और फिर आपका इंटरवल कितना आ रहा है 10, सॉरी नॉट 15 25, सॉरी ये आपका 25 और सबका गैप 10 का आ रहा है तो इसमें 10 ऐड करते जाओ। ठीक है, ओके। अब इसमें हम अजम्पशन मेथड में अगर स्टेप डेविएशन लगाते हैं तो देखो स्टेप डेविएशन में पहले मीन कैसे निकालते हैं। तो स्टेप डेविएशन में आपका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है। तो यानी यहाँ से सिग्मा एफ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका सिग्मा एफ से आपको n मिल जाएगा, ऐड कर लीजिए कितना आएगा आपको मिलेगा 60। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे d का मतलब क्या होता है x - a अपॉन आई। तो यहाँ पे अपन जो a है वो अजम्पशन वैल्यू होता है, मोस्ट वैल्यू मिडिल का लेते हैं तो आप 55 ले दीजिए। तो यहाँ d कितना आएगा x माइनस का 55 और i क्लास इंटरवल कितना आपका, वो आपका है 10। तो 25 में से 55 जाएगा कितना बचेगा 30, माइनस का और 10 करोगे तो माइनस का 3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉन्जुगेटिवली आपकी रिजल्ट ये आएंगे। तो आपको d मिल गया। ओके, अब आपको क्या निकालना है fd, तो आप f को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो f और d को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो माइनस का 9, माइनस का 12, माइनस का 13, 0, 14, 10 एंड 12। और यहाँ से आप क्या कर दीजिए सिग्मा एफ डी निकाल दीजिए। तो ऐड करो कितना आएगा, देखिए 21, 34 तो ये आएगा और इसको से घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, यहाँ से आपका मीन निकल आएगा। तो बस मीन के लिए अगर आपको करना है तो ये आपके पास फॉर्मूला रखा पड़ा है ना, a + सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ से a आपने कितना मान रखा है 55, सिग्मा एफ डी आपको कितना मिला 2 और ये कितना आपका 60। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 55 + 1/30। तो राउट फिगर में से आप सॉल्व कर दीजिए और लगभग 3.33। हाँ ठीक, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा मीन का। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसी तरीके से अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो होप सो आपको फॉर्मूला आता होगा, नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ। क्या होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर
ठीक है। तो अगर आपको निकालना है और इनटू आई, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सॉरी यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके जो मीन होता है यहाँ पे भी इनटू आई आता है, सॉरी ये मैं भूल गया लिखना, रिजल्ट आपका सही है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि आपने स्टेप डेविएशन में अगर आई से डिवाइड किया है तो आपको आई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन में करोगे तो ये आपका आई रूट से बाहर आएगा, रूट के अंदर रखोगे तो स्क्वायर में रखना। तो अब आपके पास देखो सिग्मा एफ डी तो आ गया, बट सिग्मा एफ डी स्क्वायर तो नहीं है, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर इससे निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। तो एफ डी अपने पास है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें एफ डी स्क्वायर ही निकालना तो इसी एफ डी को डी से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर जाएगा। तो 27, 24, 13, 0, 14, 20 एंड 36। तो ये जो आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा, आप इसे ऐड कर लीजिए, 10, 4, ये आपके पास आएगा 134, ठीक है। अब आपको जो डेटा चाहिए आपके पास सारा है, तो अब क्या कर दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये आपके पास कितना आएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर आपके पास है 134, ठीक है। और ये आपके पास कितना है, सिग्मा एफ आपका 60 माइनस सिग्मा एफ डी आपका कितना था 2, और ये कितना था 60, इसका होल स्क्वायर और इनटू 10, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है एग्ज़ाम में, आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं इसे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिएगा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर आपका वैल्यूज़ काफ़ी बड़ा आता है तो उस कंडीशन में आपका स्टेप डिवीजन मेथड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये इसका और वाला पार्ट है, और इसमें आपको क्या बोला है, इसने आपको निकालना है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, साथ में लाइन ऑफ रिग्रेशन यानी रिग्रेशन भी निकालना है। तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो पेपर 1 को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, और पेपर y को मैं y मान लेता हूँ, सेकंड वाले को। तो क्या दिया है, वैल्यू लिख दीजिए पहले, और y में आपको वैल्यू दिया है 56, 50, 48, ओके। अब देखो 18 और 19 दोनों में ही आपके क्या रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रखा है, और वहाँ पे भी मैंने आपको ये रिजल्ट 2 बार बताया था कि कभी भी अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना हो, वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हो और आपस में क्या हो, क्लोज हो। देखिए ये वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज है, तो अगर ये क्लोज है तो फिर हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू n सिग्मा d1 d2 माइनस सिग्मा d1 एंड देन सिग्मा d2 अपॉन रूट में n सिग्मा d1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा d1 का होल स्क्वायर और n सिग्मा d2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा d2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ d1 आपका क्या होता है, x सीरीज़ का अजम्पशन से घटाया हुआ वैल्यू, और d2 क्या आपका y सीरीज से घटाया हुआ वैल्यू। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, d1 निकाल लीजिए, ठीक है। और वैल्यूज ऐसी में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा जो लगभग अराउंड हो। तो यहाँ पे अगर आप वो वैल्यू अजम्पशन करते हो तो क्या ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो हम x को घटा देते हैं लगभग 65 में से, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू आपकी यही है, बड़ी लोगे तो फिर गैप थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। अब आप सबको 65 में से घटाइए, कितना आएगा, माइनस का 20, माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 7, माइनस का 5, 0, 3, 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। तो यहाँ से आप सिग्मा डी आई निकाल दीजिए, तो सिग्मा डी आई को आप ऐड कर लीजिएगा, ये आपके पास आएगा 2। ऐसे d2 निकालोगे तो y माइनस, इसमें से भी आप क्या कर लीजिए, 65 को सब में से घटा दीजिए, तो माइनस का 9, 15, 17, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, 0, 5, 9, 17 एंड 25,
ठीक है, इसको भी आप ऐड कर दीजिए, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 6। अब आपको क्या चाहिए, डी का स्क्वायर चाहिए, तो d1 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 400, 100, 81, 49, 25, 0, 9, 25, 100, 225 और 400, और इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से ऐड कर दीजिए, जो कितना आएगा आपके पास में 1414, और ऐसे आप d2 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो आप d2 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास में 81, 225, 289, 25, 9, 1, 0, 25, 81, 289 और 625, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास सिग्मा d2 का स्क्वायर आएगा 1650। अब आपको एक टर्म क्या निकालना है, d1 d2, तो d1 d2 का प्रोडक्ट निकालोगे कितना आएगा, ये भी निकाल लीजिए 180, 150, 151, 35, 15, 0, 0, 25, 90, 225 और 500, और ये आपका आ गया सिग्मा d1 d2, जो आपके पास आएगा 1401। तो देखिए सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, तो अब क्या कर दीजिए, इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, r इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ टर्म आप काउंट कर लीजिए, कितना वैल्यू आपके पास में 11 इंटू सिग्मा d1 d2 यानी 1401 माइनस सिग्मा d1 एंड सिग्मा d2 अपॉन रूट ऑफ n, देन सिग्मा d1 स्क्वायर यानी 1414 माइनस सिग्मा d1 का होल स्क्वायर रूट एन सिग्मा d2 स्क्वायर माइनस d2 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.9। ठीक है, ये तो आपका आ गया कोरिलेशन। देखिए अब आपको इसका क्या निकालना है, रिग्रेशन भी निकालना है। तो अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए देखिए आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन कितना होता है, दो रिग्रेशन इक्वेशन होता है। पहला होता है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। ठीक है, अगर आप x और y का कैलकुलेशन करते हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस का x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई एंड y माइनस वाई बार। ठीक है, और जो आपने कैलकुलेशन कर रखा है उसी कैलकुलेशन से अगर आपको बी एक्स वाई निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला होता है आपका n सिग्मा d1 d2 माइनस सिग्मा d1 सिग्मा d2 अपॉन नीचे जो y वाला पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी रूट हटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा n सिग्मा d2 स्क्वायर माइनस सिग्मा d2 का होल स्क्वायर। और ऐसे अगर आपको इसमें क्या निकालना है, y ऑन x निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, y माइनस का y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, x माइनस का x बार, और यहाँ बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, वाई एक्स सॉरी, तो न्यूमरेटर तो सेम रहता है दोनों में। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में y था तो यहाँ डिनोमिनेटर में x यानी d1। ठीक है, अब और तो क्या हमारे पास सब कुछ निकाला हुआ पड़ा है, हमने क्या नहीं निकाल रखा, हमने मीन नहीं निकाल रखा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दोनों का मीन निकाल लेते हैं। तो देखो ऊपर सारा टर्म कैलकुलेट किया हुआ पड़ा है, तो यहीं से अपन क्या कर लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट वाले का मीन निकालोगे यानी x बार निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस सिग्मा d अपॉन एन, अजम्पशन से करते हो तो d क्या आपका d1, तो a आपने कितना मान रखा है 65, और यहाँ d1 कितना है 2, टर्म कितना है 11, तो 65 प्लस 2/11 को सॉल्व करो कितना आएगा 65.18 अप्रॉक्सीमेटली। और ऐसे अगर आप दूसरे वाले का करोगे तो क्या आएगा a प्लस सिग्मा d2 अपॉन एन, तो ये भी आपने कितना माना था 65, और सिग्मा d2 आपने यहाँ से सॉल्व कितना कर रखा है 6। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए प्लस 6/11। तो इसको सॉल्व करो, ये भी कितना आएगा 65.6/11 को सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 54। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये दोनों मीन निकाल लिए। ठीक है, रिग्रेशन के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, बाकी सारे वैल्यूज अपने पास हैं ही, तो उन क्या कर देते हैं, इनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले अपन यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, बी एक्स वाई निकाल लेते हैं।
तो बी एक्स वाई का सॉल्व करोगे तो 11 और सिग्मा d1 d2 आपका कितना था 1401 माइनस का 2 इंटू 6 अपॉन 11 1650 माइनस कितना आएगा 6 स्क्वायर। ओके, इसको पूरा आप सॉल्व कर दीजिएगा, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.85। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया x माइनस एक्स बार आपने कितना निकाला था 65.18 इज इक्वल टू 0.85 एंड y माइनस 65.54। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करके आप इसे इस पैटर्न में लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप x और y को सॉल्व करते हो ना तो रिजल्ट आपका ऐसा आता है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, a और b का वैल्यू इसको ये वाला साइड इधर ले जाइए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो बी वाई एक्स आएगा वो कितना आएगा 111401 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 111414 माइनस का 4। इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.99। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा y माइनस का y बार यानी 65.54 इज इक्वल टू 0.99 एंड x माइनस x बार। ठीक है, तो इसको भी आप पूरा सॉल्व कर दीजिएगा और ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका इस पैटर्न का आएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या बन गई आपकी, ये दोनों के दोनों आपके बन गई रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, तो कभी भी अगर रिग्रेशन इक्वेशन निकालना हो अप्लाई दैट फॉर्मूला। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ये है पीएनसी का। आपको क्या बोला है, आपको इसमें n का वैल्यू निकालना है। क्या दिया है आपको 7pn इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 7pn माइनस 2। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा कैलकुलेशन किस तरह से चलेगा, जैसे हमें पता है कि एन पी आर का वैल्यू कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको लिखो आप, कितना आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस n फैक्टोरियल और 2 टाइम ऑफ इसको सॉल्व करोगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस ये n माइनस 2 का, ये आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा कंप्लीट फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो अब आपको दिख रहा है कि 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऊपर लेके आ जाओ, तो ये 7 माइनस n प्लस 2 यानी 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9 माइनस n फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा और ये 7 माइनस n फैक्टोरियल और इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 9 माइनस का n, एक कम करोगे 8 माइनस n, एक और कम करोगे तो 7 माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करो, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 72 माइनस 70n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस 70 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर करोगे कितना आएगा n माइनस 7 n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n का क्या वैल्यू आएगा 7 एंड 10। अब देखिए NPR में हमेशा ध्यान रखना, ये जो n होता है ये हमेशा क्या होता है 8 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो ये n आपका यहाँ पे कितना है 7, इसका मतलब जो भी ये वैल्यू है n का 7 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 10 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा n का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है, आपके पास आने वाला है 7। ठीक है, सेकेंड आपको बोला 2 इवेंट्स हैं आपके पास में A एंड B, जहाँ पे आपको P A बार का वैल्यू दिया गया है 2/3। तो यहाँ से आप P A का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा 1 माइनस 2/3 विच इज़ 1/3। अब आपको A यूनियन B का वैल्यू दिया गया है कितना 1/2 और आपको क्या पूछा है ये पूछे। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता है ना A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन थ्योरम क्या होता है PA प्लस का PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो ये आपको कितना दिया 1/2, ये आपने यहाँ से कितना निकाल लिया 1/3
और ये कितना आ जाएगा पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपके पास में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1/3 कितना होता है 1/6। ये आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में। क्या सीखा आपने वेन डायग्राम से कि अगर आपका ये वाला ए है और ये वाला बी है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है सिर्फ ये वाला साइडेड पोर्शन, ये क्या है, ये बी के अंदर है लेकिन ए के बाहर है, ठीक है। तो बी के अंदर है लेकिन ए के बाहर है, तो ए के बाहर है तो बाहर, तो इस वाले सेक्शन को अपन कहते हैं इंटरसेक्शन बी। तो ये पूरा का सिर्फ ये अगर मुझे इंटरसेक्शन एरिया निकालना है ये वाला, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बताओ। तो अगर मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, इस कंप्लीट बी में से क्या करूँ, ये कॉमन वाला पार्ट घटा देता हूँ। बताओ कोई डाउट, ठीक है। तो यही तो हमारा आंसर है। अब P ये हमें चाहिए और इसका वैल्यू ये हमने पहले से निकाल रखा था, ये 1/6 ही तो है, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है दिस इज NCR। तो NCR का जो वैल्यू आएगा वो n-1 CR-1 प्लस n-1 CR के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से राइट हैंड साइड पिक कर लीजिए। तो n-1 CR-1 प्लस n-1 CR। एज वी नो NCR का वैल्यू तो आपको सबको पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा कितना आएगा n-1 फैक्टोरियल। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो n-1 एंड माइनस r-1 यही आएगा इसका फैक्टोरियल, एंड आफ्टर दैट r-1 फैक्टोरियल प्लस n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस का r एंड देन फाइनली r फैक्टोरियल। अभी क्या आएगा आपके पास में n-1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 1 से तो 1 चला गया, तो ये आपके पास आएगा n-r फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल, और ये आपके पास आएगा n-1 n-r-1 एंड r फैक्टोरियल। अब देखो इन दोनों में अपन क्या करते हैं, जो जो टर्म कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो डायरेक्टली तो आपको कुछ कॉमन दिखेगा नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट ही आपको कॉमन दिख रहा होगा, पर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में देखिए आप, ये मेरा n-1 फैक्टोरियल है। अब ये जो n-r1 फैक्टोरियल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-r और n-r-1 फैक्टोरियल, और ये साथ में आपका r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ रख लीजिए, प्लस n-1 फैक्टोरियल, और ये n-r-1 फैक्टोरियल तो था ही, और इस r फैक्टोरियल का आप ऐसा लिख सकते हो r इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब देखो न्यूमरेटर से तो आपका n-1 फैक्टोरियल आ रहा है, डिनोमिनेटर से क्या आ रहा है, देखिए n-r-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल, ये वाला टर्म सब में कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ n-r यही बचा, बोलो, और यहाँ से क्या बचा, सिर्फ r। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल, ये तो है ही, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, r के साथ में n-r ये आएगा, तो यहाँ पे r प्लस n-r, तो इस r से ये r चला गया। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n के साथ में n-1 फैक्टोरियल, n-r के साथ में n-r-1 फैक्टोरियल और r के साथ में r-1 फैक्टोरियल। तो देखो अब कैसे हो गया, आप इसे कॉम्बिनेशन बनाओ, तो इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है। इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, n-r फैक्टोरियल, और इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल। तो क्या बन गया बताओ, बन गया NCR। तो दैट इज योर आंसर। होप तो समझ आ गया होगा। देखिए याद रखिएगा, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो देखिए ये चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए ना, कि जब भी आपका n फैक्टोरियल होता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल में आप एक कम कर करके जितना चाहो उतना
क्या कर सकते हो, रिजल्ट बना सकते हो। ओके और देखो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पहले भी आ चुका है, 3 डाइस वाला तो अपन पहले सॉल्व भी कर चुके हैं। देखो ठीक है, तो देखो ये क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 इन द साइमल्टेनियस थ्रो 3 डाइस। तो देखो किया ना अपन ने सॉल्व इसको पहले, तो टोटल कितना आएगा, तो एक डाइस के लिए 6 है, तो 3 के लिए 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कितना आ गया 216। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि जो भी सम आ रहा है वो सम क्या आ रहा है, एटलीस्ट 6 आ रहा है, तो एटलीस्ट 6 यानी कम से कम 6। और इसी को सॉल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जो भी सम है एटलीस्ट 6 का उल्टा क्या आ जाएगा, और 1 माइनस एटमोस्ट 6। तो एटमोस्ट 6 का मतलब अब जो आपका सम आएगा वो या तो 5 आ सकता है, या आपका सम 4 आ सकता है, या आपका सम 3 आ सकता है। अरे देखो ना, आपके पास 3 डाइस है, तो एक डाइस में मिनिमम आता है 1 और मैक्सिमम आता है 6, तो मिनिमम सम 3 आ सकता है और मैक्सिमम सम आपका 18 आ सकता है, 3 से कम आ ही नहीं सकता। तो 3 से कम अपन नहीं जा सकते ना, तो अगर हमारा सम 3 आ रहा है तो 3 सम के रिस्पेक्टिवली आपका फेवरेबल केस क्या आएगा, ओनली एक ही तो केसेस बनेगा 1 1 1, और कोई केस बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी एक केस बनेगा कितने में से, 216 में से, अगर आपका सम कितना आता है 3 आता है। दूसरा आपको सम कितना चाहिए 4, और सम अगर आपको 4 चाहिए तो देखो 4 कब कब आ सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सम अगर आपको 4 चाहिए तो 1, या लाइक ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है और ये थर्ड डाइस है, तो 1 1 2 ये 4 होगा। अब ये 1 2 1 हो सकता है और ये 2 1 1 हो सकता है, ये 3 ही केस बनेंगे और कोई केस बनेंगे नहीं। तो यानी ये आपके पास कितना आएगा 3/216। ठीक है, ये आपके किसका आ गया 4 का। और सम अगर आपका 5 आता है तो उसके क्या क्या केसेस होंगे, तो देखो अगर आपको सम 5 चाहिए तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो 1 1 ये तो 2 तो हो गया, और 5 चाहिए तो इसको 3 होना पड़ेगा, तो इसके तो 3 केस ये आई गए 5 के। और 5 कैसे बन सकता है बताओ, अरे 5 में ये भी तो हो सकता है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, ये भी तो 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे भी हो सकता है 2 1 2, और ये क्या हो सकता है 2 2 1, तो टोटल केस कितने बन गए आपके 6 केस आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो हमारा जो सम है एटलीस्ट 6 आने वाला वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/216, 3/216 एंड 6/216। इसको आप सॉल्व करो तो 1 माइनस 10/216 और सॉल्व करो कितना आएगा 206/216। दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके।